वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। देखिए, आज के सेशन में जो आपको भारत का स्वरूप, भौतिक स्वरूप पढ़ा रहा था या उससे क्वेश्चन दे रहे थे मैं, और वो क्वेश्चन आपका लगभग ख़त्म है। आज ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद अब इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। मैं हर क्वेश्चन को 2 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके ध्यान को क्या कर सकूँ, खींच सकूँ, ताकि आप इस पर इधर ध्यान लगा सकें। ठीक है, तो उसी के चक्कर में मैं बार बार इस क्वेश्चन को 2 2 बार बोलता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ की पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे क्या कहते हैं भाई? तो कह रहा है कि दक्कन ट्रैप कहते हैं, उडमंग डनम कहते हैं, कोड ई कनाल कहते हैं, या काली मृदा कहते हैं। बताइए निम्न से इसे क्या कहते हैं? चलिए भाई बताइए इसे क्या कहते हैं। तो दक्कन ट्रैक कहते हैं, ठीक है, उड मंगलम मंग डलम कहते हैं, कोड ई कनाल कहते हैं, काली मृदा कहते हैं। काली मृदा तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दक्कन ट्रैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्कन ट्रैप हो जाएगा। अब जरा काली मृदा के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, काली मृदा को क्या कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रेगुर मृदा कहा जाता है। काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज हो गया कि काली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? तो रेगुर मृदा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रेगुर मृदा कहते हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। अब कह रहा है इसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, आप जानते रहिएगा इसमें किसकी किसकी कमी होती है। देखिए, मैं कम लिखने का प्रयास इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपको क्या चीज़ होनी चाहिए? याद होना चाहिए। या लिख कर रख लेने से कुछ नहीं होगा। आप याद करिए, मैं जब बोल रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और उस कॉपी पेन पर जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको लिखिए। जब आप लिखेंगे ना तो चीज़ें तैयार होंगी। और अगर आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा तो आप उसको बंद करके रख देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं बोलूँगा ना तो आप उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। ठीक है, इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूँ। तो याद रखिएगा कि काली मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, पोटास की और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की क्या होती है? आपको कमी देखने को मिलेगी। किसमें मिलेगी? तो याद रखिएगा, काली मृदा में। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की क्या मिलेगी? कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको आगे बढ़ते हैं और सुनिएगा, ये कैसी मिट्टी है? तो कपास के फसल की बहुत उपयोगी मिट्टी है। ठीक है, अच्छा, अब कपास को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है कपास की ताकि कपास का उपज बढ़े? तो याद रखिएगा, इसमें मैग्नीशियम मिलता है, चूना मिलता है, लौह तत्व मिलते हैं और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता मिलती है। कमी मैंने बता दिया, नाइट्रोजन, पोटास, ठीक है, ह्यूमस बता दिया। ठीक है, लेकिन अब अधिकता मैं बता दे रहा हूँ, मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने चल रहा हूँ कि ये पाई कहाँ जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है, और गुजरात में पाई जाती है, और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये मृदा आपको देखने को तय है जिनमें मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और आपको देखने को मिलेगा। वो क्या देखने को मिलेगा मैं बता देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि पूछा जाता है कि काली मृदा का रंग काला कैसे हो जाता है या क्यों काला होता है? तो याद रखिएगा, इसमें टीटेनस फेरस, ठीक है, टीटेनी फेरस मैग्नेटाइट होता है। टीटेनी फेरस, टीटेनी फेरस मैग्नेटाइट होता है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट होता है। और क्या होता है? ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ये इसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग आपको देखने को कैसा मिलता है? तो इसका रंग देखने को आपको काला मिलता है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलें आगे, चलिए चलिए। अब देखिए, इतनी चर्चा परिचर्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी काली मृदा के बारे में। ऐसे ही जो चीज़ें आपको इसमें लगता है कि क्वेश्चन में इर्द गिर्द दिख रही हैं, उनको आप पढ़ते चलिए। ठीक है, जैसे अनाई मूड़ी बता दिया, तो अनाई मूड़ी के बारे में कल मैंने चर्चा की थी, और उसके बाद डोटा बेटा के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें चर्चा किया था मैंने।
तो आप भी उस पर ध्यान दीजिए, आप भी उसको लर्न करिए और ये समझिए कि यही से क्वेश्चन आ सकता है और आएगा, कन्फर्म है, क्वेश्चन यहीं से आपको उठने वाला है। बस आप पर इस आपको ध्यान देना है कि आपको किस तरह से उसको तैयार करना है, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए, थार का मरुस्थल, ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने क्वेश्चन जा रहा है कि थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल पश्चिम में किस पहाड़ी के किनारे पर स्थित है? पश्चिम में किस पहाड़ी के किनारे स्थित है? थार का मरुस्थल पश्चिम में किस पहाड़ी के किनारे स्थित है? चलिए बताइए भाई, किस पहाड़ी के किनारे स्थित है? तो अनाई मुड़ी के किनारे स्थित है, ठीक है, अरावली पर्वत, डोडा बेटा, ठीक है, महेंद्रगिरी, ठीक है, बताइए भाई किसके किनारे स्थित है? बताइए। देखिए, मैंने कहा ना कि हर चीज़ पर बार बार चर्चा करिए, बार बार उसको पढ़िए। चीज़ें जब बार बार रिवाइज करते हैं ना तो वो चीज़ें आपको रट जाती हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। और ये नहीं कि बस क्वेश्चन का एक आंसर दे दिए हो गया, नहीं, उसको बार बार रिवाइज करिए। आप बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें तैयार होंगी और वो आपको क्या करेंगी, एग्ज़ाम में आपके लिए क्या होंगी, लाभप्रद होंगी, ठीक है? तो बताइए कि जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, पश्चिम में किस पहाड़ी के किनारे स्थित है? किस पहाड़ी के इस किनारे स्थित है? अनाई मुड़ी, डोडा बेटा, अरावली पर्वत, महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा अरावली पर्वत। किसके किनारे? तो अरावली पर्वत के। अब सुनिएगा, मैंने कल आपको बताया था कि अनाई अनाई मुड़ी की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2695। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 है। कितनी है? 2600। अनाई मुड़ी की 2695 है। इसकी कितनी है? डोडा बेटा की कितनी है? तो 2633 है। 2633। अब देखिए, 2695 अनाई मुड़ी की है, 2695 अनाई मुड़ी की, 2695 याद रखिए, 2695 याद रखिए। और डोडा बेटा 2633 याद रखिए, डोडा बेटा 2633। महेंद्रगिरी आपको मैंने कल बताया था 1500। महेंद्रगिरी 1500, ठीक है, महेंद्र को 1500 रुपये दे दो, बात खत्म हो गई, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आइए जानते हैं अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत के बारे में अब हमें क्या करना होगा, जान लेना चाहिए, ताकि अरावली पर्वत से आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर सकें, ठीक है? तो चलिए जानते हैं अरावली पर्वत के बारे में। देखिए, अगर हम अरावली पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत के लिए एक एक चीज़ तो बहुत फेमस है, बहुत ही चर्चित है, जो आप सभी बार बार बताते हो, ठीक है, आप सभी बार बार बताते हो कि अरावली पर्वत आपके क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो या जब आप तैयारी करते हो तो अरावली पर्वत के बारे में चर्चा है कि अरावली पर्वत कहाँ पाया जाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन बार बार आपके सामने उठता है, ठीक है, कि अरावली पर्वत की स्थिति कैसी है, ठीक है, वो वहाँ पर सबसे ऊंची चोटी उसकी कौन सी है, ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिलता है। तो अरावली पर्वत भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, याद रखिएगा, अरावली पर्वत भारत के पश्चिम भाग में, ठीक है, ये चीज़ तो याद रखिएगा और ये चीज़ मैंने लिखा भी है, ठीक है, स्थित पर्वतमाला है, ठीक है। और कह रहा है कि अरावली पर्वत किन राज्यों तक फैला हुआ है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अरावली पर्वत किन राज्यों तक फैला हुआ है। तो अरावली पर्वत 4 राज्यों में फैला हुआ है, बता दे रहा हूँ आपको, 4 राज्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें एक दिल्ली भी है, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली। इसकी कुल लंबाई कितनी है, बताइए भाई, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर है। कितना है? 692 किलोमीटर लंबी है, 692 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अच्छा, अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है, ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण से होकर अरब महासागर में मिलती है और कभी कभी तो ये क्या हो जाती है, सूख जाती है। अरावली पर्वत का पुराना नाम क्या है? तो अधवला पर्वत नाम है। अरावली पर्वत का पुराना नाम क्या है? अधवला पर्वत है। क्या नाम है? अधवला पर्वत है, ठीक है, याद रखिएगा, अधबला पर्वत है, ठीक है। इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो सीसा, तांबा, जस्ता पाया जाता है, सीसा, तांबा, जस्ता पाया जाता है, ठीक है। और इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ भी, यानी दिल्ली की पहाड़ियों का नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ? तो अरावली पर्वत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं कि अगर हम बात करें कि
अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आपको, इतने क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, कहाँ से क्या, कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या है, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। आपको बस इसको क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, कह रहा कि भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा तथ्य असत्य है? कह रहा भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा तथ्य असत्य है? इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 180 से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। ठीक है, वर्षा ऋतु में भी कुछ सरिताएं दिखाई दिखाई देती हैं। लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। किसकी बात कर रहा है भाई? तो लूनी की बात कर रहा है। लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बताइए भाई कि यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? बताइए कौन सा तथ्य इसमें असत्य आपको दिख रहा है, बताइएगा। थोड़ा ये क्वेश्चन आपको, थोड़ा सा मैंने कठिन बनाया है इस क्वेश्चन को, ताकि आपको क्या करा सकूं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकूं। आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको घुमा दिया है। ठीक है, बताइए भाई, बोलिए। ठीक है, चलिए सुनिएगा। कह रहा है कि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष वर्षा 150 180 से भी कम वर्षा होती है। 180 नहीं, 150 से भी कम वर्षा होती है यहाँ पर। 150 से भी कम वर्षा यहाँ आपको देखने को मिलेगी। बाकी बी जो है, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होता है। बिल्कुल सही है। वर्षा ऋतु में यहाँ सरिताएं देखने को मिलती है। सरिताओं का मतलब समझते हैं, बालू का एक क्या होता है, रेखा टाइप का बनना होता है। ठीक है, एक आधार बनता है, उसी को कहा जाता है। लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, ये सत्य है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब लूनी के बारे में जान लेते हैं। जब ये कह दिया कि लूनी ही है, तो क्या कहा जाए? तो पहली बात तो लूनी का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, तो लवणवती है। लवणवती इसका पुराना नाम है। क्या नाम है? लवणवती इसका पुराना नाम है। यह भारत के गुजरात और राजस्थान में बहने वाली एक बड़ी नदी है। गुजरात और राजस्थान में बहने वाली नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो और क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें कि गुजरात और राजस्थान में अगर ये बहती है, और इसकी अगर हम बात करें कि इस नदी की जो कुल लंबाई जो है, अगर हम लूनी नदी की कुल लंबाई की बात करें, तो क्या देखने को मिलेगी? लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है, बताइए। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? आप बार बार पढ़ते होंगे, बताइए। अगर मैं बात करूं राजस्थान में, तो ये 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। कितने मीटर तक प्रवाहित होती है? तो 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। अगर हम करें इसकी कुल लंबाई, बताइए तो कितनी बताएंगे? इसकी कुल लंबाई कितनी आपके सामने रखी जाए, बताइए कितना होगा? तो 511 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 511 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है? तो कच्छ का रण है। कहाँ है? कच्छ का रण है। अच्छा, अब देखिए, अगर लूनी नदी की मुख्य सहायक नदी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी होगी? तो जवाई नदी जो होगी, लूनी नदी की मुख्य क्या होगी? सहायक नदी। इसी को याद रखिएगा, जवाई नदी लूनी नदी की मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, दूसरी खारी है। ठीक है, ठीक है, दूसरी क्या है? खारी है, बांडी है, ठीक है, सुकड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा, सागी है, ठीक है, मिठड़ी है, ठीक है, जोजड़ी है, ठीक है, गुहिया नदी है। गुहिया नदी, ठीक है, याद रखिएगा। गुहिया एक याद रखिएगा, और एक मैंने शुरुआत में बताया था जवाई नदी। ये दो से क्वेश्चन बने हुए हैं, इस वजह से मैंने आपके सामने इसकी चर्चा कर दी है। ठीक है, इस वजह से इस आपके सामने मैंने इसकी चर्चा कर दी है लूनी नदी के बारे में। ठीक है, अब लूनी नदी के बारे में ये भी कहा जाता है कि पूछ भी लिया जाता है कि लूनी नदी को राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, या रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। और अच्छा, इसकी लंबाई में बहुत जगह पर कुछ कुछ क्या है, बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें चर्चा परिचर्चा की थी मैंने, जो आपके सामने रख दी है। ठीक है, और मैंने बताया था कि लूनी नदी का निकलना, मतलब लूनी नदी कहाँ से निकलती है। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ है?
कहाँ पर है? मैंने कहा था कि लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत के नाग पहाड़ से है। कहाँ से है? तो नाग पहाड़ से है। कहाँ से है? तो नाग पहाड़ से लूनी नदी का क्या है? उद्गम है। ठीक है, समझ में आई बात। और ये नाग पहाड़ कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है नाग पहाड़, राजस्थान में स्थित है नाग पहाड़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तटीय मैदान का विस्तार। अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन अच्छे आने शुरू हुए हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन अच्छे ही थे, कोई खराब नहीं थे, और आपको बार बार उस पर चर्चा करनी है। देखिए, तटीय मैदान का विस्तार पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पहला ऑप्शन। पश्चिम तट पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। ठीक है। बताइए भाई, इसमें क्या चीज़ें सही हो सकती हैं? बताइए, या उपर्युक्त सभी। बताइए बताइए इसमें से कौन सा तथ्य या कौन सा ऑप्शन सही निकल के आ रहा है? बताइए। तटीय मैदान के बारे में बात कह रहा है, तटीय मैदान के बारे में कह रहा है। बताइए। बताइए। बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ठीक है, पहला तो सही है, एकदम सही है। फिर कह रहा है कि पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच समतल समतल एक संकीर्ण मैदान, एक स्थित एक मैदान है। फिर क्या कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत चौड़ा, ठीक है, विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। तीनों सही है भाई, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। देखिए, अब हम जो तटीय मैदान के बारे में क्वेश्चन देख रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि तटीय मैदान को के निम्नलिखित कितने भाग हैं? तटीय मैदान के निम्नलिखित कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, 4 भाग हैं, 5 भाग हैं। बताइए, तटीय मैदान के निम्नलिखित कितने भाग हैं? तटीय मैदान के निम्नलिखित कितने भाग हैं? बताइए भाई, तटीय मैदान के तीन निम्नलिखित कितने भाग हैं? तो याद रखिएगा, तटीय मैदान के निम्नलिखित 3 भाग हैं। सुनिएगा सबका। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई और गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, 3 मैंने बताया, फिर से सुनिए। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई और गोवा, तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं। ठीक है, तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, और ये होता है आपका मुंबई और गोवा में देखने को मिलता है। मध्य भाग को कंकड़ मैदान, ठीक है, कन्नड़ मैदान या दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है तटीय मैदान के 3 भाग निम्नलिखित हैं। देखिए आ भी गया, क्या है? तो तट के उत्तरी भाग को कोंकण मुंबई और गोवा, ठीक है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, और तीसरा जो है आपका क्या, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। इसका मतलब उपर्युक्त सभी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तटीय मैदान, जो तटीय मैदान है उसका उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार, पूर्वी सरकार, पश्चिमी सरकार या उपर्युक्त सभी? तो याद रखिएगा, कह रहा है कि तटीय मैदान के उत्तरी भागों को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए। चलिए, करा बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत तटीय मैदान। बंगाल की खाड़ी जब आप देखेंगे, अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे समझिएगा इस चीज़ को। ये है आपका भारत का इस तरह से बना हुआ। तो ये है आपका क्या है? ये है आपका तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ। तो कह रहा है कि दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत तटीय मैदान को दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी भाग कोंकण, ये देखिए कोंकण तो ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर मुंबई और गोवा है। मध्य भाग कन्नड़, कन्नड़ ये वाला भाग है। ठीक है, मालाबार तट कोरोमंडल। बताइए भाई कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? बताइए बताइए किसमें से कौन सा सही होगा? तो याद रखिएगा, ये आपको इधर देखने को मिलेगा कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको इस साइड क्या देखने को मिलेगा?
कोरोमंडल तट, ये है आपका सही आंसर। ठीक है, मालाबार तट तो यहाँ नीचे लगा हुआ है, मालाबार तट जो है कहाँ लगा हुआ है, तो नीचे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखिए, ठीक है, आइए चलते हैं। कह रहा है कि हीरा कुंड, यहाँ कुंड हो गया है लेकिन हीरा कुंड है, हीरा कुंड बांध हीरा कुंड बांध उड़ीसा के किस नदी पर निर्मित है? हीरा कुंड बांध उड़ीसा के किस नदी पर निर्मित है? बताइए भाई, हीरा कुंड बांध उड़ीसा के किस नदी पर निर्मित है? देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बताइए भाई, बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर, उड़ीसा के किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर निर्मित है, महानदी पर निर्मित है, न कि गोदावरी पर, न तो कृष्णा पर, न तो कावेरी पर। ठीक है, अब पहले हीराकुंड बांध के बारे में सुन लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड बांध हमेशा आता है। तो कह रहा है हीराकुंड बांध, ठीक है, उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है और ये निर्मित बांध है और ये संबलपुर में 15 किलोमीटर दूर है, संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है, याद रखिएगा। और इसे 1957 में महानदी पर निर्मित किया गया और ये संसार का सबसे लंबा और बड़ा बांध है। ये जो हीराकुंड बांध है, पूछ लिया जाता है कि संसार का संसार का सबसे लंबा और बड़ा बांध कौन सा है? तो संसार का सबसे लंबा और बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। और कि कहाँ पर है? तो महानदी में है। और महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा के महानदी में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब कह रहा है इसकी कुल लंबाई, तो याद रखिएगा बबुआ, इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। क्या है? 25.8 किलोमीटर। और ये भी याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील का भी निर्माण यही करता है, एशिया का सबसे बड़े कृत्रिम झील का निर्माण भी यही करता है। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बताइएगा तुरंत कि हीराकुंड बांध के बारे में आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखिए भाई, अब आपके सामने चर्चा परिचर्चा में है महानदी। कहाँ है? महानदी। ठीक है, महानदी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि महानदी के बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। तो देखिए, महानदी कह रहा है कि यह जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा की, ठीक है, उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और कहा जाता है कि अगर हम इस महानदी की बात करें तो महानदी का जो कुल लंबाई है, ठीक है, वो 885 किलोमीटर है। कितना है? 885 किलोमीटर। और वो भी कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में 885 किलोमीटर है। ठीक है, उड़ीसा में एक मतलब 885 किलोमीटर है। किसकी बात कर रहे हैं? तो महानदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? तो महानदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए और देखिएगा महानदी के बारे में। तो महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा, महानदी जो है उसका उद्गम स्थल धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत से निकलती है। सिहावा नामक पर्वत से निकलती। कौन निकलता है? तो महानदी निकलती है। ठीक है, कौन निकलता है? महानदी निकलती है। महानदी का मुख्य राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। आपको मैंने बता दिया। ठीक है, मैंने बता दिया कि उड़ीसा है। ठीक है, और अगर बात करें कि इसमें महानदी पर कौन सा बांध है, इसके बारे में चर्चा हो गया। ठीक है, महानदी की कहा जाए कि महानदी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर मतलब ये सहायक नदी की बात कर रहा है। ठीक है, सहायक नदी की बात करें तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा, इंद्रावती मिलेगी, जिसे वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, ठीक है, ये सारी कहाँ है? सहायक नदियाँ हैं। सबरी भी इसी में आता है। कौन आता है? सबरी भी इसी में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, कह लिखा भी है यहाँ पर, मैंने आपके लिए लिख भी दिया है
कि हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर निर्मित है। यह बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 पर महानदी निर्मित करा कि निर्मित बांध सबसे बड़ा और लंबा है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है जहाँ पर ये बना है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कृष्णा नदी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कृष्णा नदी कौन से राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है, किस किस राज्य से बहती है, इसकी बात कर रहा है। कृष्णा नदी कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए बताइएगा भाई, कृष्णा नदी कौन से राज्य में स्थित है और यहाँ पर कौन की जगह पर किस राज्य से निकलती है ये होना चाहिए। चलिए अच्छा मैं बताता हूँ आपको। तो कृष्णा नदी कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से हुआ है और महाराष्ट्र से महाबलेश्वर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो महाबलेश्वर से हुआ है। महाराष्ट्र से महाबलेश्वर से हुआ। और किन किन राज्यों से गुजरती है? तो अब आपके सामने इम्पोर्टेंट आ गया चीज़ें। देखिए अब आया आपके सामने। तो महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से। महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से निकलती है, ठीक है। कहाँ कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से निकलती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम महाबलेश्वर है। इसका दूसरा नाम क्या है? महाबलेश्वर है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? महाबलेश्वर है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अब देखिएगा, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है आपके सामने क्वेश्चन कि तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, यरला, वरना, बिंदी, मूसी, दुग्धगंगा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? बताइए भाई, फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। आपके सामने फिर क्वेश्चन है। तुंगभद्रा, मालप्रभा किसकी सहायक नदियाँ, सॉरी किसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से सुनिएगा, गलत हो गया। तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, यरला, वरना, बिंदी, मूसी, दुग्ध गंगा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? बताइए भाई किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? बताइएगा। गोदावरी की, अरे सॉरी, महानदी की, गोदावरी की, कृष्णा, कावेरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? बताइए भाई, बताइए भाई किसकी सहायक नदियाँ हैं? आपको मैंने गोदावरी के बारे में बता दिया था, मैंने क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर इसमें जो बेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, ठीक है, इंद्रावती, ठीक है, में मनेर, सबरी, ये सब क्या हैं? गोदावरी की क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। तो अब आपके सामने बताइए। अच्छा अगर हम बात करें महानदी, महानदी की सहायक नदी कौन सी? तो ईब नदी है। कौन सी नदी है? ईब नदी है। ईब नदी जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो महानदी की सहायक नदी ईब नदी है। लेकिन अगर हम बात करें तुंगभद्रा, मालप्रभा, ठीक है, कोयना, ठीक है, भीमा, घाटप्रभा, यरला, वरना, बिंदी, मूसी, दुग्धगंगा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो याद रखिएगा यह जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। कौन सा है? तो कृष्णा नदी, यानी ये कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कृष्णा नदी के बारे में। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। ये भी महाबलेश्वर से ही निकलती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। अब यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्या, कहाँ कहाँ? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई जाकर कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपके सामने इसकी चर्चा कर दी, ठीक है। मैंने इसकी चर्चा कर दी,
ठीक है। अब आपके सामने क्या आ रहा है, तो कावेरी नदी, किसकी बात कर रहे हैं, तो कावेरी नदी की बात कर रहे हैं। अब कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ किसको मानते हैं, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं बता दूं आपको कि कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सिमसा है, हेमवती है, ठीक है, उसके बाद क्या है, अर्कावती नदी है, ठीक है, ये सब हैं। और एक लक्ष्मण है, और एक क्या है, काबनी नदी है, क्या है, काबनी नदी है, ठीक है, काबनी नदी है, ठीक है। कावेरी नदी का दूसरा नाम क्या है, पुन्नी भी है, क्या है, पुन्नी भी है, ठीक है, वो क्या है, पुन्नी है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, पुन्नी है, ठीक है। अब बता दूं आपको कि कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी किसकी पुत्री हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो परमपिता ब्रह्मा की पुत्री कौन है, कावेरी नदी है, परम पुत्री ब्रह्मा की पुत्री है कावेरी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये तमिलनाडु में सदा नीरा नदी है, ठीक है, तमिलनाडु में बहती है, ठीक है, तमिलनाडु में बहती है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आपका क्या है, तो चिल्का झील, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह कहाँ स्थित है, यह झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, बताइए भाई। फिर से प्रश्न को सुन लीजिएगा, दोहरा कर सुन, मैं बोल देता हूँ कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, यह कहाँ स्थित है, बताइए भाई। चिल्का झील के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, चिल्का झील के बारे में बात कर रहे हैं, बताइए। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह झील कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न है, बताइए। बताइए भाई, तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये खारे पानी की झील है, क्या है, खारे पानी की झील है, क्या है, खारे पानी की झील है, कौन, चिल्का झील के बारे में। अच्छा, ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपके सामने आता है, और ये बनता है बार बार, ठीक है, आपके सामने बनेगा बार बार, ठीक है। कह रहा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, और सुनिएगा, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का ही है, ठीक है, एशिया की भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का ही है। और अगर बात करें वुलर झील की, तो जम्मू और कश्मीर में है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो चिल्का झील है एशिया की सबसे बड़े पानी खारे खारे पानी की झील है, भारत की तो हो ही गई। और वुलर झील जो है वो एशिया का यानी भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, ठीक है। और केम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, केम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, और ये केरल में स्थित है। एक और झील आता है सांभर झील, जो राजस्थान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, सांभर झील राजस्थान में स्थित है। इससे इस नदी से, इस झील से लोग नमक भी बनाते हैं, इस झील से क्या बनाते हैं, नमक भी बनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई आ गया, लक्षद्वीप का अन्य नाम बताइए, लक्षद्वीप का अन्य नाम, लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमिनी द्वीप, ठीक है, या उपद्वीप। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो है उसका अन्य नाम लकाद्वीप भी है, ठीक है, मिनिकॉय भी है, और एमिनी द्वीप भी है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका पूरा ऑप्शन, उपरोक्त ऑप्शन क्या है, सही है, इसका उपरोक्त ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 33 वर्ग किलोमीटर, 34 वर्ग किलोमीटर, 35 वर्ग किलोमीटर। फिर से सुनिएगा, फिर आपके सामने रख रहा हूँ क्वेश्चन, बड़े आराम से सुनिएगा, ठीक है, और मंथन करिएगा। क्या है क्वेश्चन, तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, बताइए भाई। 32 वर्ग किलोमीटर, 33 वर्ग किलोमीटर, 34 वर्ग किलोमीटर, 35 वर्ग किलोमीटर, बताइए। तो आपको बता दूं, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर है, कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर है, कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिएगा, आपको बता दूं कि अगर पूछ ले कि लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो एंड्रोड द्वीप है, कौन है, तो एंड्रोड द्वीप है, एंड्रोड द्वीप है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा क्या द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है।
चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? कावारत्ती द्वीप पर, लक्षद्वीप पर, मिनिकॉय द्वीप पर या एमिन द्वीप पर? ये तो नाम ही हो गए लक्षद्वीप के, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला जो है वो क्या है, कावारत्ती, यही क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय है लक्षद्वीप का। देखिए दोस्तों, हो गया आपके पूरे 15 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करिएगा, जितना मैंने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताए उनको भी रिवाइज करिएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।